ये बहुत ही मौजू है कि जब हम इक्टा के स्थापना दिवस पर यहाँ पर मिल रहे हैं और साथ में एक भरी पूरी सार्थक सफल जिंदगी कॉमरेड सरला की, उसको भी हम अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा गार्गी जी से कि वो इक्टा में जो महिलाओं की भूमिका है और इक्टा की महिला आंदोलन में जो भूमिका है और उस संदर्भ में खासकर सरला जी का जो पर्सपेक्टिव था, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जिसको गार्गी जी ने बहुत नज़दीक से देखा है, उनके साथ दशकों काम किया है, तो उसको हमारे साथ शेयर करें। गार्गी जी, बहुत शुक्रिया, आपने ये मौका दिया मुझे इस इंट्रोडक्शन में। अगर जैसे संतोष ने मुझे कहा था कि सरला जी के बारे में, लेकिन जब पोस्टर देखा, पोस्टर में था इप्टा वुमेन एंड सरला। इप्टा वुमन इज अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी, जैसे होता है ना रेफ्यूजी वुमेन, अ डिस्टिंक्ट कैटेगरी। सो उस तरह मैं हिंदी और कभी कभी थोड़ा अंग्रेजी शब्द आ जाएंगे। डिस्टिंक्ट कैटेगरी मतलब एक विशेष कैटेगरी। इप्टा वुमन ऐसा वैसा वुमन नहीं है इतिहास में, रिसर्च में। तो इसलिए इप्टा वुमन के बारे में पहले मुझे कुछ बोल के फिर मैं सरला जी के बारे में टॉपिक, जब अपने टॉपिक इस तरह इप्टा वुमन बोलने के लिए मुझे जो जिक्र करना है वो है ये पर्सनालिटी, ये व्यक्तित्व, इतिहास जिसका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। आप थोड़ा हाथ उठाइए, कितने लोग इनके बारे में जानते हैं? ये है इप्टा का जन्मदाता, ब्रेन चाइल्ड। इनके दिमाग से ये बात आई थी। कुछ और भी साथ में लोग थे, मैं नाम अभी बताने, बहुत सारे हैं, गंभीर बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि ये ऐसा एक टॉपिक है जिसके लिए बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने इप्टा का स्थापना क्यों किया? अब क्या कारण, क्या वजह? सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के साथ जोड़ने के लिए नहीं। दूसरे और ये कहना ज़रूरी है कि ब्रिटिश कम्युनिस्ट जो होते थे उस समय, ब्रिटिशों के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्टों ने लड़ाई की, लेकिन ब्रिटिश कम्युनिस्ट ब्रैडले, फिलिप स्प्रैट वगैरह जो विराट कॉन्स्पिरेसी में भी थे, इन लोग भारतीय कम्युनिस्ट को हमेशा मदद देते थे। We have to always differentiate British the government और British communist। जैसे आज बोलना ज़रूरी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड मिलिट्री इज़ वन, बट पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो हमको रियलाइज़ करना है, वो हमारा दोस्त है। वहाँ पे भी ट्रेड यूनियन स्ट्रगल है, वहाँ पे भी विमेन स्ट्रगल है, एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आज जो दौर चल रहा है, दिमाग बिल्कुल साफ रखना चाहिए। ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध जब छिड़ गए, एक तरफ पृथ्वी के जो दो शक्तियाँ, पावरफुल ब्लॉक, जो इतिहास पढ़ा आपको पता है, मित्र शक्ति और उसके खिलाफ फासिस्ट शक्ति। मित्र शक्ति में ये बोलना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि क्यों इप्टा का जन्म हुआ, ये पहले जानना चाहिए। मित्र शक्ति में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और साथ में सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन पर जर्मनी ने अटैक किया था 39 में। दूसरा ब्लॉक जर्मनी, इटली, जापान। जापान भी याद रखना फासिस्ट ब्लॉक में थे। इसलिए जब सुभाष चंद्र बोस जापान के सहायता में हमारा देश को मुक्त करने चाहते थे, हमारा जो चिंतन से अलग थे। क्योंकि कभी कभी टीवी चर्चा में बहुत सारी गालियाँ दे देते
और उसका जवाब ठीक से कोई नहीं देगा, ये जानना जरूरी है। अब ये एक पहलू जिसके लिए पहले हम द्वितीय विश्व युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध कहते थे, हम मतलब जो वामपंथी चिंतन में मतलब इन्फ्लुएंस था, प्रभाव। लेकिन उसके बाद हम उससे जनयुद्ध, विश्व युद्ध का ये जो है इसको जनयुद्ध बोला। और उस समय ये बहुत साफ साफ क्लियर रखना, क्योंकि टीवी में हमेशा कहते हैं 42 का क्विट इंडिया मूवमेंट कम्युनिस्टों ने भाग नहीं लिया, विश्वासघातक, एंटी नेशनल एक्सेट्रा। वजह जो वजह बहुत ज़रूरी है, और उस जब कम्युनिस्ट वगैरह साम्यवादी विचारधारा वामपंथी बिल्कुल आइसोलेटेड नेशनल स्ट्रीम्स, उस समय क्या ज़रूरत था? क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ये जनयुद्ध ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से ज़्यादा खतरनाक जर्मन फासीवाद, दिस इज द लाइन, जर्मन फासिज्म बहुत खतरनाक। अगर जर्मनी इंडिया की तरह आ जाए, क्यों? क्योंकि जापान ने, आप जानते हैं कहाँ कहाँ 43 में बूम फेंका, कलकत्ता में कई बार, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, और सबसे ज़्यादा चिटागांव। चिटागांव का नाम तो जानते हैं, चिटागांव आर्मरी रेट, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाद्यकर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बूम फेंका। तो जापान एक थ्रेट था इंडिया के लिए जो हिटलर के साथ जुड़ा हुआ था, क्लियर? तो इसलिए इस तरह एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर द जो वामपंथी लोगों के लिए बहुत ही जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स। इस सिचुएशन से अभी कैसे वामपंथियों को ऊपर उभर के आ जाना है, जैसे आज का जो माहौल है उस माहौल में हम लोग बिल्कुल आइसोलेटेड। इस सांप्रदायिक दौर में किस तरह आना है वो अलग चिंतन, अलग अपने करेंगे। उस समय बंगाल में 1943 में भयानक अकाल हुआ, मैन मेड अकाल। उस अकाल को उस जमाने के जो पहला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी पूरनचंद्र जोशी, उन्होंने एक एजेंडा के रूप में देखा, उसको पार्टी एजेंडा में ले आए कि अब बंगाल का एक फैमिन को हमें उसका रिलीफ, उसका सब कुछ मतलब उसी को हैंडल करके सारा देश में उनको जाना है। 3 स्लोगन था, एक ब्लैक मार्केटियर्स एंड बोर्डर्स जो फैमिन के लिए उत्तरदायी, नंबर 1 उनके खिलाफ लड़ाई। दूसरा, देश में एक नेशनल गवर्नमेंट होना चाहिए। आप लोग पीपल्स वॉर, पीपल्स एज सेंटर है जेएनयू लाइब्रेरी, तो नेशनल गवर्नमेंट उसका मतलब कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड द कम्युनिस्ट, ये आंकड़ा था। डिविजन, पार्टीशन नहीं होता अगर सचमुच नेशनल गवर्नमेंट होती, वो अलग। ये है दूसरा। जो तीसरा था, 42 मूवमेंट के दौरान सभी नेताओं को, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं को कैद कर दिया, जेल में कर दिया, अब सभी को पता है। उनका मुक्ति के लिए, रिलीज के लिए आंदोलन ये था। थर्ड, तो ये 3 चीज़ों के लिए लोगों के सामने किस तरह जाना है, कैसे जाना, ये समझ गए कि ऑलरेडी आइसोलेटेड, क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग नहीं लिया, तब भी लोगों के भीतर जाना है। तब ज़रूरत था कल्चर, आर्ट एंड इसीलिए प्लेटफॉर्म बना इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। इत्तेफाक नहीं है, ये जानबूझकर किया गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला अधिवेशन जो मुंबई में हुआ 1943 में 22 मई शुरू हुई थी और 25 मई इट्टा का पहला सेशन उसी मुंबई शहर। उस इट्टा का एक तरह एक राष्ट्रीय रूप दिया गया, जहाँ
अनी डिजोल्वा एक सिलोनीज महिला पहला जनरल सेक्रेटरी बना और एन जोशी प्रेसिडेंट बना, उसमें मैं नहीं जा रही। तो बात है ये जो एक विजन ऑफ इंडिया, एक चिंतन कि आर्ट एंड कल्चर इसको लेके लोगों में जाना है राजनीतिक उद्देश्य से। इट्स नॉट फॉर आर्ट से, एक पॉलिटिकल कार्य के लेके उस दौरान जब देश में एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवाद, दुनिया में फांसीवाद, दोनों चीज़ को लोगों को फांसीवाद भी इक्वली खतरनाक है ये समझाना, तो इसीलिए इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन। थिएटर का मतलब सिर्फ थिएटर नहीं था, नुक्कड़ नाटक, कई तरह नाटक ये तो है, लेकिन साथ में गाना एक बहुत ही बड़ा हथियार। जो ज़्यादा जानने चाहते वो सुमंगला दामोदरन का जो रिसर्च वर्क है बहुत अच्छा किया, जिन्होंने दिखाया किस तरह फोक सॉन्ग्स भटियाली से शुरू करके और बाद में क्लासिकल भी जो संमिश्रण ये उस समय की गाने का, जिसमें बहुत लोगों है, विनय राय है, सलील चौधरी है वगैरह वगैरह। मैं उसमें अभी नहीं जा रहा क्योंकि मेरा टॉपिक है इक्टा विमेन, क्योंकि उसमें अगर चला जाओ तो इक्टा विमेन भी बहुत बोलना ज़्यादा जरूरी है। ये जो समय है याद रखना, लेट 30s में, पर्टिकुलरली 1936 में हमारा देश में बहुत सारी चीज़ हुई। एक तो अंडरग्राउंड था कम्युनिस्ट पार्टी, तब भी आरपीडी जो ब्रिटिश कम्युनिस्ट, अभी मैं जिक्र किया रजनी पाम दत्ता, जिनका किताब इंडिया टुडे आप लोग पढ़ा है, उन्होंने भारतवर्ष में आके बहुत सारे नेता थे, घाटे थे, रणदेव थे, भरद्वाज थे, बहुत सारे नेता मुजफ्फर में, लेकिन चुना किसको? सबसे नौजवान इंस्टीट्यूशन, बिकॉज उसको पता था ये बहुत फ्रेश माइंड है, नया कुछ सोचेंगे, सिर्फ फैक्शनल फाइट नहीं करेंगे। और सही है कि उन्होंने 36 में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, एक तरफ छात्री संघ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, वो भी एक तरह अंतर्राष्ट्रीय एक प्रभाव, क्योंकि दुनिया में हर जगह फांसीवाद ऐसा उभर के आए कि पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का मतलब नॉट इंडियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसको देख के भारत में भी लगा कि एक प्रोग्रेसिव राइटर, जहाँ प्रेमचंद वगैरह, राहुल संस्कृत, इन लोग सब शामिल हो गए। इक्टा उसके बाद आया, इक्टा आया 40s में, बंगाल भूखा है बंगाल, ये था ये मतलब स्लोगन, और इसके लिए फंड कलेक्शन करना, इसके लिए क्यों फामिन हुआ, और साथ में फांसीवाद क्या है, देश का राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जो वामपंथियों ने जिसको अलग हो गया, लोग जिसको मारते थे उस समय कि ट्रेटर्स है, एंटी नेशनलिस्ट, वो धीरे धीरे बहुत सारे बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, मतलब जाने माने हिंदी साहित्य जगत हो, बंगाल हो, हर जगह के, महाराष्ट्र हो, सभी को प्रभावित किया, अट्रैक्ट किया, और उन्होंने सोचा नहीं, इन लोग जो बोल रहे हैं इसमें कुछ है, वेटेज है, इसमें कुछ वजन है। इसलिए धीरे धीरे बहुत महिलाओं, कौन सी महिला जो छात्री संघ में थे, जो AISF में थे, हमारा सरला जी भी AISF का सेक्रेटरी रही दिल्ली में, इसलिए AISF का एक बहुत बड़ा थीम, AISF और इक्टा एक तरह जुड़ा हुआ था, नौजवान और संस्कृति में मिलके आगे बढ़ा। जो महिला आए थे उनका इतिहास क्या है? पहली बात, ज़्यादातर मिडिल क्लास महिला आए थे, महिलाओं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन से दशरथ लाल जैसे ट्राम वर्कर आए थे,
अपुनी जैसे किसान आए थे, लेकिन महिलाओं में ज़्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास महिला, सबका नाम मैं थोड़ा थोड़ा एक लाइन में बता दूँगी। लेकिन इन लोग क्यों आए? पहले बात है, इन लोग ऑलरेडी नेशनल मूवमेंट में प्रभावित थे। जैसे सरला जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लिया गांधी जी। सरला जी ऑलरेडी कांग्रेस फैमिली के बैकग्राउंड का, जो दादा जुगल किशोर, उन्होंने इंद्रप्रस्थ स्कूल स्थापना की और उस इंद्रप्रस्थ स्कूल बाद में इंद्रप्रस्थ कॉलेज हुआ। लेकिन ये सारे बहुत सारे हैं, दीना पाठक जो दीना गांधी थे, कुछ नाम बंगाल के हैं, रिबा राय चौधरी, प्रीति बैनर्जी, फिर स्वतंत्रता प्रकाश, मैंने इसका कम से कम 10-12 महिलाओं का नाम, और सबसे बड़ा एक नाम रेखा जैन, जिसका आदमी नेमीचांद जैन का पढ़ा है। तो इन लोग, इनका इतिहास अगर अलग अलग देखो, हर का अलग अलग इतिहास। सरला जी का एक तरह इतिहास, रेखा जी का एक तरह इतिहास, दीना पाठक का, दीना गांधी का एक तरह, शांता गांधी का एक तरह, शोभा सेन का एक तरह, उषा दत्त का एक तरह। मतलब सभी का ये नहीं कि एक ही पैटर्न था। किसी को घर से भागना पड़ा और उस भागने में भाई ने मदद किया, किसी का हस्बैंड मदद किया, किसी ने कोई कॉमरेड मदद किया। लेकिन इन लोग अचानक क्यों प्रभावित हो गए वामपंथी चिंतन से? जो राष्ट्रवादी धारा में उन लोग शामिल थे, घर के लोग उसको प्रोत्साहित कर रहा था, लेकिन जब वामपंथी विचारधारा में जाने लगा, बहुत ज़बरदस्त एक स्ट्रगल करना पड़ा। दे वर नॉट हैप्पी, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। एंड मोस्ट ऑफ देम घर छोड़ के आना पड़ा। मेस तैयार हुआ कई जगह में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, पंजाब में, लाहौर एक बड़ा सेंटर था, लाहौर में इप्टा का, जहाँ महिला, बहुत ज़्यादा महिला इप्टा का लाहौर में थे। मैं उसमें अगर जाऊँ तो एक चीज़ बोलना है, ये इप्टा वीमेन का 2 तरह स्ट्रगल करना पड़ा। पहले विद इन द फैमिली, एक का अलग कहानी। रेखा जी शादी हुई एकदम बचपन में, आगरा की वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली। सास बोला, कलंक, तुम नाच सीखने गए हो, नाच कर रहे हो वगैरह, कलंक है, तुम हमारा पैर नहीं छोड़ो, घर का कोई सामान में हाथ नहीं लगाना। जोशी के पास गए, जोशी को कहा कि हम क्या करें। उनका एक टसल था, हस्बैंड ने भी चाहते वो इसमें आगे बढ़े, इप्टा में जाए, और सास नहीं चाहती। सो बिटवीन मदर इन लॉ एंड हस्बैंड रेखा जी स्टॉल। बहुत लंबा कहानी, मैं उसका आप लोग पढ़ा कि ना पता नहीं, लेख है रेखा जी का पूरा, हिंदी में ही है। उसी तरह रेवा राय चौधरी, जो बिनोय राय का नाम सब जानते हैं, उनका बहन, उनको भी घर से बहुत मना था, लेकिन भाई ने उसको घर से निकालने में हेल्प किया और इसलिए कर पाए। एक एक करके अगर सबका कहानी बोलूँ, शीला जी, शीला भाटिया, शांता गांधी, हर का अलग अलग इंटरव्यू बहुत सारे हैं। ये तो एक चीज़ है। दूसरा बात है, बंगाल में जैसे महिला आत्मरक्षा समिति हो गए, ये अकाल के समय काम करने के लिए, आम महिला वो ना उसका नाचा गाना कुछ नहीं आता, लेकिन परिस्थिति ऐसा कर दिया कि वहाँ पे मणिकुंतला सेन जैसे फाउंडर मेंबर ऑफ MRS, मतलब महिला आत्मरक्षा समिति, वो भी रचना लिखी, वो भी नाटक किया, लोगों के सामने ये फैमिन क्यों हुई वगैरह, ये सब पॉलिटिकल चीज़ लेके गए। मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे इप्टा में जो महिला आई थी, कोई प्रोफेशनल नाचने गाने वाला नहीं, एकदम बिल्कुल ABCD भी पता नहीं, लेकिन आने के बाद
जो सेंट्रल स्क्वाड तैयार हुआ, जिस सेंट्रल स्क्वाड में काफ़ी महिला 12 महिला थे, इन लोग धीरे धीरे सीखा। बाद में एक प्रॉब्लम भी हुई, सेंट्रल स्क्वाड क्यों गए मैं इतना डिटेल्स में इतना शब्द में कहना मुश्किल है, लेकिन इन लोग का गाना सीखना, नाच सीखना, थिएटर करना एक तरह एक नया अनुभव है। और रेखा जी जैसे कहा कि कई लोगों का है, एक छोटा बच्चा है, बच्चे को साथ में ले जाते तो कहते हैं मेरा बच्चा थिएटर चाहिए, तो रिहर्सल में बच्चे भी बैठे हैं, मतलब सारा एकदम अपने मन एकदम पूरा जिसको कहते हैं एवरी स्पिरिट जिसको उनका पूरा लगन से वो ये इप्टा का काम करना शुरू किया। इप्टा का काम क्या था? इस तरह महिला पहली बार घर से निकला, घूंघट उठाया जो शादीशुदा, और बहुत सारे पुराने कन्वेंशन तोड़ के ये जो नया कदम लिया, कई जगह घूम घूम के उनका फंक्शन करना पड़ा। एक तो है आम जनता के बीच, कोई ऑडिटोरियम कि कोई थिएटर हॉल में नहीं, कभी फैक्ट्री के सामने, कभी कोई स्ट्रीट कॉर्नर, इस तरह बड़े बड़े चीज़ें हैं। नवान्न एक था विजन भट्टाचार्य का, इधर थे स्पिरिट ऑफ इंडिया। स्पिरिट ऑफ इंडिया बहुत पॉपुलर मतलब भारतवर्ष का क्या विजन, एक नया विजन उन्होंने ले आया जिसमें ये दिखाया। थैंक यू। याद रखना चाहिए बंगाल में उस समय किसका मिनिस्ट्री? मुस्लिम लीग और फजलुल हक और मुस्लिम लीग के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। ये लोग नहीं जानते कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मुस्लिम लीग के साथ बंगाल फाइनल के समय। तो ये जो आवाज़ उठाया था नेशनल गवर्नमेंट, ये लोगों के मन को छुआ। जो राजनीतिक नेशनल यूनिटी के बाद लोगों को छुआ, और इस तरह ये है पहला कदम। मैंने बोला परिवार का पितरात्मक समाज से उभर के गई। दूसरा है पहली बार एक कल्चरल परफॉर्मर के जो रूप में ये जो ट्रांजिशन, आम औरत कल्चरल परफॉर्मर होना, ये था उनका दूसरा स्ट्रगल। तीसरा स्ट्रगल ये था कि इप्टा के भीतर ये थोड़ा आलोचनात्मक महिलाओं को व्यवहार किया गया, नाचना गाना वगैरह से। और हर महीना का जो आप इंटरव्यू लेंगे कि पढ़ेंगे तो एक ही शिकायत है, हमको डिसीजन मेकिंग में नहीं लिया, हमको डायरेक्शन में नहीं लिया गया। हम कंपोज किया अलग अलग जब लोकली थे, लेकिन जब एक इतना बड़ा ऑल इंडिया संगठन हो गया, जब सेंट्रल स्क्वाड हुआ, वहाँ शांति वर्धन, रविशंकर, मतलब ऐसे फंस गया उन लोग डिसीजन ले कि फोक आर्ट से क्लासिकल फॉर्म में जाना डिफ़िकल्ट है कि नहीं, आम लोगों के पास पहुंचना मुश्किल, इसलिए महिलाओं का भी एक राय था, लेकिन तो इसलिए है कि इप्टा के जब महिला एक अलग कैटेगरी है, इनका इतिहास हम भूल गए। आज जो इप्टा है उनका बहुत बड़ा देन। इनमें दिल्ली इप्टा का स्थापना सरला जी ने की। क्यों किया, कैसे किया? सरला जी 1943 में बॉम्बे किया, क्योंकि बॉम्बे में पहला पार्टी कांग्रेस, उन्होंने गए थे पार्टी कांग्रेस, फिर पॉलिटिकल कौन से ईयर में वो पार्टी मेंबर बना? 1939 में सरला गुप्ता, उसके बाद वाई डी शर्मा के साथ शादी हुआ। और एक चीज़ है, इत्तेफाक है, कभी हस्बैंड, कभी ब्रदर, कभी कोई कॉमरेड, उनका सहायता ज़रूरत था ये सब महिलाओं को घर से निकालना। सरला जी जब उधर गए, पीसी जोशी सरला जी को कहा, उसका इंटरव्यू जो है वीडियो में, कि दिल्ली में आपको
दिल्ली इप्टा स्थापना करना। सरला जी ने कहा ये कैसे संभव, हमारा घर में कोई आर्टिस्ट नहीं, कोई कल्चरल पर्सन नहीं, तो मेरे लिए तो बिल्कुल मुश्किल। बोला नहीं, आपको करना ही है। दिस इज ये पॉइंट आई लाइक टू एम्फेसाइज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पीसी जोशी में क्या था जो आगे वाले कोई जनरल सेक्रेटरी में नहीं था। वो है हर लोगों को, जैसे इस लड़की बैठे उसको देख के उनका क्या टैलेंट निखर के आया। चित्त प्रसाद, सुनील जाना, प्रोडक्ट्स ऑफ पीसी जोशी। कहाँ चिटागांग में चित्त प्रसाद स्केच कर रहा था, ऑर्डिनरी यूथ, मतलब यंग मैन। somebody just send the message, just send him to बॉम्बे भेज दो। मतलब इस तरह खींच के लेके एक ब्रिक बाय ब्रिक उन्होंने संगठन तैयार किया। तो इसलिए सरला जी को बोला मैं नहीं सुनने की डर, आपको करना है, क्योंकि ज़रूर सरला जी में उन्होंने कुछ देखा कि इनका ये कैपेबिलिटी है। सरला जी जब वापस आए तब क्या किया, आसपास दिल्ली में जो थे कुछ गुजराती, कुछ बंगाली, कुछ हिंदी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, क्या करें, इन सबको भाषा अलग अलग, इनको लेके मैं कैसे नाटक, कैसे क्या करूं। फर्स्ट थिंग ये है सरला जी का देन, उन्होंने शैडो प्ले किया। शैडो प्ले जानते हो, मतलब जिसमें और पीछे से सरला जी बोलते गए सब कुछ हिंदी में। और कौन सी औरत, आस पास के जो घरों में रहते थे, ये सब औरत को उन्होंने खींच के लिया। तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरला जी, इप्टा का स्थापना दिल्ली में तो किया ही, लेकिन शैडो प्ले के द्वारा लोगों में पहुँचा। कहाँ पहुँचा, ये नहीं सिर्फ गांधी मैदान में उन्होंने उनका परफॉर्मेंस दिया, मतलब उन्होंने उस चांदनी चौक पुरानी दिल्ली का जो कोर्टयार्ड, वो कोर्टयार्ड में ये सब परफॉर्मेंस, क्यों, ताकि अंदर की महिला थोड़ा बाहर आ जाए, महिलाओं के खींचने। और इसीलिए सरला जी पहले AISF, लेकिन बाद में दिल्ली महिला संघ, और दिल्ली महिला संघ और इप्टा जुड़ा हुआ था। दिल्ली महिला संघ का हर प्रोग्राम में इप्टा के प्रोग्राम में महिला संघ, मतलब वहाँ पे भी इप्टा विमेन, वेदर दिल्ली महिला संघ विमेन, समझ गए। सरला जी का और क्या देन था, सरला जी का एक सोच। प्लीज रिमेंबर, सरला जी वॉज एन इकोनॉमिक्स पढ़ के इंद्रप्रस्थ कॉलेज में पढ़ा सकती थी, लेकिन वो एक तरह देश के लिए, पार्टी के लिए, जन संगठन के लिए वो रास्ता ना लेके बिल्कुल फुल टाइमर बनी, मतलब जो आज के दिन में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने शैडो प्ले के अलावा ये जो किया कि फांसीवाद किस तरह एक भयानक रूप है, जापानी बोमा किस तरह उन चारों, क्योंकि एक चीज़ याद होना चाहिए, ये दौरान सुभाष चंद्र बोस का भी दौरान। सुभाष चंद्र बोस, मैं ये नहीं करनी, तो शुरू में ही वामपंथियों ने कांग्रेस, अच्छा और एक चीज़ तो सब जानते ना, कांग्रेस सेशन जो होता था, कांग्रेस वॉज ए प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, मुस्लिम लीग, महासभा, कम्युनिस्ट, इट्स नॉट जस्ट कांग्रेस, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो अबाउट। तो इसलिए सुभाष बोस को जब कांग्रेस से वो प्रेसिडेंट नहीं कराया और वो जब चले गए वगैरह दूसरा लाइन लेके, तो उस समय सुभाष के लिए एक पूरा देश में सिंपैथी, बहुत बड़ा सिंपैथी, लेकिन सुभाष बोस किसके साथ हाथ मिला रहे थे, जापान के साथ। तो इप्टा, दिल्ली का इप्टा, उन्होंने फांसीवाद का जो क्या बोलते रूप, स्वरूप, उसको दिखाने के लिए तानिया नाम का एक नाटक उन्होंने लिखा। सरला जी रात भर नाटक लिखते थे और वही नाटक बाद में मतलब एक तरह सब अभिनय करते थे। तानिया का कहानी है कि जर्मनी के जो लड़ाई सोवियत यूनियन के साथ, ये लड़की जर्मन
टैंक के सामने अपने ऊपर पेट्रोल लगा के, मतलब चाप दे के उस तरह, मतलब एक बहुत बड़ा कहानी है। तो उन्होंने ये लिया क्योंकि फांसी बात भी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने भूखा है बंगाल, इस पर बहुत काम किया। सुबह 4 बजे जमुना घाट, ये जो वहाँ पे जाके गाना, एक ग्रुप बना के गाना गाते थे, गाना गा के एक जैसे झोला होता, झोला दे देते, फंड कलेक्शन, सबको बोलते एक एक पैसा डाल दो, वो डाल के चला जाता। गाना बहुत सुंदर होते थे, गाना का लाइन भी मेरे पास इधर है, मैं भूल गई। तो ये एक बड़ा चीज़ है। और गांधी मैदान में मीटिंग करेंगे, उसका लिए भी पोस्टर जमुना घाट में लगा देते थे, न्यूज़पेपर में हाथ में लिए। ज़्यादा लिख नहीं सकते, ब्रिटिशों का राज है, किस विषय, क्या चीज़, कौन वक्ता, ये सब नहीं लिख सकते। सब लिखा शाम को 6 बजे गांधी मैदान आइए, उसी से लोग आ जाते और वहाँ पे उस तरह नाटक हो, गाना हो, उन्होंने जो जो करने चाहते वो करते थे। तो एक तरह सरला जी कंपोजर, मतलब रचयिता, डायरेक्शन और पोस्टर भी लिखते थे, मतलब पोस्टर पेंटिंग। उनका सरला जी और उनका भाई दोनों मिलके बहुत सारी पेंटिंग भी किया, जिसका एग्जीबिशन किया, जिसमें चित्त प्रसाद का कुछ पेंटिंग भी उन्होंने उस समय डाला। ये सब मैं, एक तो है मैं सरला जी को इंटरव्यू लिया था, लेकिन इसके अलावा तीन मूर्ति में उनका बहुत बड़ा इंटरव्यू ओरल्स है। अगर जो ज़्यादा चाहते हैं उन लोगों से काम करने के लिए। दूसरा बात है सरला जी के बारे में, मैं और टाइम नहीं, मुझे लगता है मैं ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन सरला जी इप्टा महिला संघ लगातार दिल्ली, मतलब दिल्ली में अगर अरुणा आसफ अली के अलावा किसी को हमें श्रद्धा और दिल्ली के लिए जो कुछ किया है वो दूसरा औरत है। वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जब काउंसिलर बना, दिल्ली के लिए बहुत किया, लिटरेसी, हेल्थ, सैनिटेशन एक्सेट्रा। और दिल्ली इप्टा के साथ लगातार उनका एक क्या बोलते हैं रिश्ता था। दुखद बात है, जब पीसी जोशी 1948 में उनको हटा दिया गया था, उनका चिंतन बिल्कुल अलग था, और नया जो लीडर पीटी रणदेवे वगैरह जब बोला ये कल्चर छोड़ो, ये कल्चर इज अ बिग एलिफेंट हमारे लिए, ये हम नहीं मतलब कर सकते, कल्चर हमको तबाह कर रहा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ, आस्ते आस्ते इप्टा खत्म हो गया। लेकिन 85 में दोबारा इप्टा यहाँ पे दिल्ली में रिवाइव करने में जिसका बहुत बड़ा देन है गोविंद, उनका नाम आपको कौन उसका नाम गोविंद विद्यार्थी। उन्होंने शुरू से पीसी जोशी का प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहा, बाद में संगीत नाटक अकेडमी। और एक दिन आपको बताना चाहती हूँ, 26 जनवरी वगैरह में ये जो क्या बोलते हैं राजपथ में फोक कल्चर, फोक ये जो होते हैं, ये एक तरह नेहरू के पास पहचान, मतलब नेहरू को सजेस्टेड किसने दिया था? पीसी जोशी उनका बहन निर्मला जोशी को दिया, जो संगीत नाटक अकेडमी की उस समय डायरेक्टर थी। और उन्होंने जाके नेहरू को बोला कि इस तरह फोक कल्चर, फोक आर्ट, ये एक बड़ा चीज़ पीसी जोशी का था। वो हमेशा फोक आर्ट, फोक ट्यून, बाद में वो क्लासिकल के साथ ये उदय शंकर और क्या बोलते रविशंकर, अल्मोड़ा का जो उदय शंकर पहले ग्रुप वगैरह, तो थोड़ा उसमें प्रॉब्लम हुआ। जो आम इप्टा वीमेन दे वर नॉट हैप्पी, उन लोग के लिए वो जो फोक कल्चर, फोक आर्ट वही ज़्यादा मतलब एक तरह अच्छा था बने, क्योंकि दे वर नॉट डांसर्स उस तरह। तो जो बात मैं कह के अब समाप्त करना चाहती कि इप्टा शुरू हुई, बीच में कुछ समय एक पॉलिटिकल कोई जो भी कारण है, लेकिन इप्टा
आगे से भी बढ़ाया और इट्टा का इस समय बहुत ज़्यादा जरूरत है। जिस तरह बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही, जिस तरह हर मस्जिद में मंदिर का एक, और ये तो हो ही नहीं सकता। 1991 वॉरशिप एक्ट, 1958 वॉरशिप एक्ट, ये सब एक्ट कहाँ गए? ये एक्ट में क्या कहा गया? एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद वाला जो डिस्प्यूटेड था, बाकी एक्ट में है जहाँ मस्जिद वो मस्जिद, जहाँ मंदिर वो मंदिर। अब अगर वो भुवनेश्वर कटक में पुरी में जाके, जो पुरी का बड़ा टेम्पल है उसके नीचे बुद्धिस्ट स्तूपा है, तो हम उसको तोड़ेंगे? वो तो नहीं हो सकता, बिकॉज 1991 एक्ट ड्यूरिंग नरसिम्हा राव टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर दैट ऑल्सो 1958 है। ये दो एक्ट को अभी लोग खत्म कर रहे हैं। तो ये जो दौरान है, ये मामला देखिए, कम्युनलिज्म मतलब इन्फ्लेशन, ये वो तो है, लेकिन उससे सबसे खतरनाक है इंडिया को एक बार डिवाइड उन्होंने ही किया था। टू नेशन थियरी किसने शुरू किया? सावरकर 1923। तो जिन्होंने शुरू किया, बाद में जिन्ना उसको ले लिया। अब उसी तरह खतरा में है देश, इसलिए इट्टा का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी, अगर सरला जी को सचमुच श्रद्धा ज्ञापन करना है कि उनका जो लेगेसी उसको आगे बढ़ाना है, तो दिल्ली का इट्टा ज़रूर इस महल में कुछ नया संगीत, कुछ स्ट्रीट प्ले करके इलाकों में जाए, जिस तरह ये बोल के मैं समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक में 2 घंटा भी